सत्ता में आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान की, जहां इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान है, क्योंकि कुछ दिनों की शांति के बाद अब यहां एक बार फिर बारूद बरस रहा है। फिर ऐसी विध्वंसक तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर कोई भी सहम जाए। कल अमेरिकी हमलों के बाद युद्ध वाली चिंगारी नहीं बुझी, बल्कि और ज्यादा भड़क गई। अमेरिका लगातार बम बरसाकर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन ईरान झुकने की बजाय उसी भाषा में दोगुनी ताकत से जवाब दे रहा है। डिप्लोमेसी का रास्ता बंद हो चुका है और महायुद्ध का बटन ऑन है, जिसमें मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, हजारों टन के बम गिराए जा रहे हैं। ईरान से जैसी तस्वीरें मार्च में आ रही थी, कुछ वैसी ही तस्वीरें पिछले 2 दिन से सामने आ रही हैं। लेकिन बात सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है। इस जंग से पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये भविष्यवाणियां होने लगी हैं कि ये एक तरह का आर्थिक विश्व युद्ध बन सकता है, जिसका रिमोट इस वक्त ट्रंप और मुश्तबा खामेनी के हाथ में है। अगर वक्त रहने पर इस जंग को बंद नहीं किया गया तो ये दुनिया का सबसे महंगा युद्ध साबित होगा। लेकिन शायद ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी युद्ध वाली जिद में दुनिया की अर्थव्यवस्था को जला देना चाहते हैं। इसीलिए ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़े हमले किए गए, वो भी दोगुनी ताकत से। अमेरिकी सेना ने 19 युद्धपोतों के साथ ईरान में 90 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। ईरान के 10 शहरों और 5 द्वीपों को टारगेट किया गया। खास बात यह रही कि नए हमले ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए। ईरानी एयर डिफेंस के साथ साथ रेलवे ब्रिज, पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि बुशहर परमाणु प्लांट के नजदीक भी धमाके हुए। इसके अलावा ईरान की बंदरगाहों पर एक साथ हमला किया गया। ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए जब ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए उनका शव मशहद पहुंचने वाला था। जब ईरान में लाखों लोग मशहद पहुंच रहे थे, उसी वक्त अमेरिका ने मशहद जाने वाले रेलवे रूट पर 2 ब्रिज उड़ा दिए। IRGC के मुताबिक आख कयूला रेलवे ब्रिज और आख तेकेह खान ब्रिज पर अटैक हुआ। IRGC का कहना है कि इस हमले का मकसद खामेनी की अंतिम विदाई के कार्यक्रम को प्रभावित करना था, क्योंकि हमले के बाद तेहरान मशहद रेलवे रूट को बंद करना पड़ा, जिस वजह से करीब 50,000 से ज्यादा यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्तबा खामेनी को इस बार जनता का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। अयातुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में "वी विल किल ट्रंप" के नारे लगाए गए, लेकिन ट्रंप ईरान के इसी हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन बंदर अब्बास को टारगेट किया। ईरान के इस अहम बंदरगाह पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके अलावा चाबहार में लगातार दूसरे दिन अटैक करके IRGC नेवी के इमाम अली बेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मैरीटाइम कंट्रोल टावर को क्षति पहुंचाई गई है। बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक बमबारी की गई है। उत्तरी ईरान के गुलिस्तान प्रांत में भी एयर स्ट्राइक हुई है। एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक फायर फाइटर की मौत हो गई। ईरान के मेहर न्यूज का दावा है कि मिसाइल हमला तुर्कमेनिस्तान से किया गया। इन हमलों के साथ अमेरिका लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। अरब सागर में अमेरिकी नेवी के कई वॉरशिप तैनात हैं, जिसका वीडियो अमेरिकी सेंटकॉम ने खुद जारी किया, जिसमें 20 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप एक साथ गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान भी दिख रहे हैं, जिसे ईरान के लिए एक संदेश समझा जा रहा है। लेकिन ईरान ने भी तय कर लिया है कि वो ना धमकियों से डरेगा और ना हमलों से झुकेगा, हर हमले का जवाब देगा। इसीलिए अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को दहलाना शुरू किया। बहरीन के जुफैर और शेख ईसा जैसे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक ड्रोन से हमला किया गया। कुवैत के अली अल सलेम बेस पर भी अटैक हुआ। इन हमलों में 4 अमेरिकी बेस पर बड़े नुकसान का दावा है। इसके अलावा जॉर्डन के अजराक एयर बेस पर भी मिसाइल दागी गई। जॉर्डन ने 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआती दौर के हमले हैं। अगले चरण में और भी बड़े हमले किए जाएंगे। इसके बाद कतर, बहरीन समेत कई अरब देशों में हाई अलर्ट है। लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान ने कहा है कि अगर हमले हुए तो अमेरिका के तमाम बेस तबाह कर देंगे। इस बार ट्रंप को ईरान की असली ताकत और तेजी दिखाएंगे। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के हर हमले का 20 गुना ताकत से जवाब देंगे। युद्ध के बीच कैसे धमकियों के विस्फोट हो रहे हैं, इस न्यूज रील में आप भी देखिए।
अमेरिका और ईरान के बीच जब MOU साइन हो गया था, शांति की उम्मीद लौट आई थी, तो फिर अचानक जंग क्यों शुरू हो गई? ये सवाल हमारे न्यूज़ मित्रों के मन में भी होगा। इसका जवाब है अविश्वास। दोनों ही देशों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और बिना भरोसे के सिर्फ समझौतों की शर्तों के दम पर शांति मुमकिन नहीं है। ईरान और अमेरिका की तरफ से दोबारा हमले क्यों किए गए, इसको लेकर एक्सियोस ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसके मुताबिक ईरानी नेतृत्व के एक धड़े को शुरू से ये लग रहा था कि ईरान को समझौते से कोई आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप को भी लगने लगा कि अब उन पर तेल कीमतें बढ़ने का ज्यादा दबाव नहीं है। ईरान को अमेरिका ने तेल बेचने की अनुमति तो दी, लेकिन बैंकिंग प्रतिबंधों की वजह से ईरान के लिए तेल निर्यात करना मुश्किल रहा। दूसरी तरफ अमेरिका ने ओमान के रास्ते तेल टैंकरों को पार कराना शुरू कर दिया। ईरान की नाराजगी इस बात से भी बढ़ी कि अमेरिका ने उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज नहीं किया, लेकिन असली ट्रिगर पॉइंट बना हॉर्मूज। जैसे ही ईरान को लगा कि दूसरे ऑयल रूट की वजह से हॉर्मूज में उसका दबदबा कम हो रहा है, ईरान ने अटैक शुरू कर दिए। लेकिन अब अमेरिका हॉर्मूज में IRGC का कंट्रोल खत्म करना चाहता है। ये बात सेंटकॉम के एक संदेश से साफ हो गई। अब तक अमेरिका ईरान पर किए हमलों को सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई बताता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अमेरिका ने खुलकर कहा है कि ईरान पर हमला उसकी सैन्य क्षमता घटाने के लिए किया गया है और ये काम अभी जारी रहेगा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो बहुत डराने वाली हैं, जिनके मुताबिक ईरान पर अमेरिका के हमले अभी नहीं रुकेंगे। अमेरिका अभी और भी बड़े मिसाइल और हवाई हमलों की रणनीति बना रहा है। अमेरिकी सेना ईरान के साथ एक लंबी जंग की तैयारी कर रही है। ये जंग एक हफ्ता या पूरे 1 महीने भी खींच सकती है। जंग कब खत्म होगी, ये ईरान के जवाबी एक्शन पर निर्भर है, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह ठप हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ट्रंप ने तय कर लिया है कि वो समझौते का उल्लंघन करने वाले ईरानी नेतृत्व को सबक सिखाएंगे और अगर ईरान ने हमले किए तो जंग और भीषण होगी। जंग के और भीषण होने का एक संकेत इजराइल से भी आया, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हो रहे हमलों से खुश हैं और खुद भी ईरान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका के एक्शन के बाद नेतन्याहू ने आधी रात को सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री काट्ज के साथ युद्ध रणनीति बनाई गई, जिसके बाद ईरान के खिलाफ बड़े हमले करने की आशंका भी है। इजराइल की तरफ से ये हमले आज रात भी हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार इजराइल को बड़े युद्ध की आशंका है और नेतन्याहू एक ऐसा निर्णायक युद्ध चाहते हैं जिसके बाद ईरान संकट का स्थायी समाधान हो जाए। दावा है कि इजराइल में कई अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर पहुंच चुके हैं, जो इजरायली जेट्स को हवा में ईंधन भरने में मदद करेंगे। इसका मतलब यह है कि आज रात इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी युद्ध का ट्रिगर दबाया अमेरिका ने, उस पर दबाव बना रहे हैं नेतन्याहू, लेकिन युद्ध की गर्मी पूरी दुनिया में महसूस हो रही है, क्योंकि साइड इफेक्ट सब जगह से सामने आ रहे हैं। आशंका है कि अगर अमेरिका ईरान का यह युद्ध लंबा चला तो पूरी दुनिया के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था को $3.5 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है, जो 4 वर्षों से जारी यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा नुकसान होगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जंग दुनिया के लिए कितनी खतरनाक होगी। इसी पर हमने एक चिंता कार्ड तैयार किया है। ट्रंप दुनिया पर जो आर्थिक मिसाइल गिरा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया का आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। IMF ने वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में आग लग सकती है। कीमतें 32% तक बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वैश्विक महंगाई 4.7% तक पहुंच सकती है। व्यापार की वृद्धि दर 5% से घटकर 3.5% तक आ सकती है। यानी 3 मोर्चों पर बड़ी दिक्कत हो सकती है। तेल की कीमतों में फिर बड़ा उछाल संभव है, महंगाई दोबारा बढ़ सकती है और शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आ सकती है। पूरी दुनिया इस युद्ध के आर्थिक असर से डरी हुई है। डरे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं, जिन्हें अपनी जान का डर सता रहा है। उन्हें डर है कि कहीं ईरान की कोई मिसाइल उनके हवाई किले को भेद ना दे। ये बात हम नहीं, खुद ट्रंप ने कही है। दरअसल तुर्की के नेटो समिट में भाग लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नए एयरफोर्स 1 विमान से पहुंचे थे। वही विमान जो कतर ने उन्हें गिफ्ट किया था।
लेकिन जब समिट खत्म हुई तो ट्रंप पुराने एयरफोर्स वन में बैठकर वहां से लौटे। विमान बदलने को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन विमान के अंदर बैठे ट्रंप ने खुद ही पूरी जानकारी दे दी। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया कि हमें खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के लिए क्यों कहा गया है। इस पर ट्रंप ने कहा कि शायद आप लोग एक खतरनाक उड़ान पर हैं। ईरान के लोग खतरनाक हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने नए एयरफोर्स वन को छोड़कर पुराने एयरफोर्स वन विमान से उड़ान भरने का फैसला लिया। पुराने एयरफोर्स वन की सबसे बड़ी ताकत उसका एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके विशेष सेंसर हुए हर खतरे का तुरंत पता लगा लेते हैं। जरूरत पड़ने पर फ्लेयर्स और अन्य सुरक्षा तकनीकों की मदद से मिसाइल का रास्ता भटकाया जा सकता है। पुराने एयरफोर्स वन की पूरी वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कभी परमाणु विस्फोट के बाद EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा हो जाए तो उस स्थिति में भी विमान के महत्वपूर्ण सिस्टम काम करते रहेंगे। ऐसी क्षमता दुनिया के बहुत कम विमानों में मौजूद है। यही वजह है कि ट्रंप को अपनी सुरक्षा के लिए पुराने विमान पर ज्यादा भरोसा है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं उस खबर के साथ जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सच्ची दोस्ती वाला एक नया अध्याय है। डील है, कूटनीति की पिच पर क्रिकेट वाली बातचीत है। आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज वाले समझौते हैं। पीएम मोदी 3 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात। मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझौतों की घोषणा की गई। आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया में किन क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। पहले बात करते हैं कूटनीति की पिच पर क्रिकेट वाली बात की, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मेलबर्न में मौका ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज से मुलाकात का था। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते को क्रिकेट के टर्म में समझाया। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया की बैठकें क्रिकेट जैसी होती हैं। एजेंडा वनडे इंटरनेशनल की तरह ही फोकस्ड होता है। फैसले T20 क्रिकेट की तरह तेजी से लिए जाते हैं और पार्टनरशिप टेस्ट मैच की तरह लंबी और गहरी होती है। आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे क्रिकेट की भाषा में कूटनीतिक बात की। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है। डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आज मेलबर्न में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक लीडर्स समिट के तहत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। इसके अलावा पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बिजनेस लीडर्स के साथ इवेंट में हिस्सा लिया, जहां आर्थिक सहयोग और इन्वेस्टमेंट पर चर्चा हुई। आपको बताते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई डील के मायने क्या हैं, किन क्षेत्रों में सहयोग पर बात हुई है, कैसे इसे दोस्ती और डील का नया अध्याय कहा जा रहा है। आप समझिए, दोनों देशों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर समझौते हुए हैं। इसके तहत सैन्य अभ्यास और सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने पर सहमति बनी है। परमाणु सहयोग भी इस डील का एक अहम हिस्सा है। भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई करेगा। बिजली के क्षेत्र में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स वाली डील भी हुई है। दोनों देश लिथियम समेत कई महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग में मदद करेंगे। समुद्री सुरक्षा इस वक्त एक बड़ा मसला है, इस पर भी कई समझौते हुए हैं। भारतीय तटरक्षक और ऑस्ट्रेलियाई मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच MOU साइन किया गया है। व्यापार और निवेश की बात करें तो ECTA को आगे बढ़ाकर CECA पर काम किया जा रहा है। इसे आर्थिक साझेदारी का अगला चरण माना जा रहा है। ECTA का मतलब है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2 अप्रैल 2022 को साइन हुआ था, 29 दिसंबर 2022 से लागू है। अब इसे CECA बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इससे व्यापार को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष सहयोग पर भी समझौते हुए हैं। गगनयान मिशन में ऑस्ट्रेलिया भारत की मदद करेगा। साइबर और नई तकनीक की बात करें तो AI, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन साझेदारी भी होगी। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में भी सहयोग पर सहमति बनी है। इसके तहत भारत में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे। बड़ी बात यह भी है कि इंडो पैसिफिक और ग्लोबल सहयोग पर भी समझौते हुए हैं। मुक्त और सुरक्षित इंडो पैसिफिक पर कमिटमेंट किया गया है।
इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर बात हुई है। यूएनएससी सुधार पर भी ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे का समर्थन करेंगे। संयुक्त बयान में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा सुरक्षा को रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख स्तंभ बताया है। Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. इंडो पैसिफिक केवल दो महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। Please welcome the Prime Ministers of Australia and India. Today we can confirm the signing of the administrative arrangement to enable uranium exports to India for peaceful purposes under the 2015 Australia-India Nuclear Cooperation Agreement. They spoke very glowingly about each other and the unity impact. न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा। Prime Minister Modi, I thank you sincerely, you and your delegation, for your warm engagement. While we are separated by an ocean, we are indeed the closest of friends. भारत और ऑस्ट्रेलिया में हुई डील का सबसे अहम विषय है यूरेनियम, जिसकी चर्चा कई बार पीएम मोदी ने की है। आपके मन में एक प्रश्न ये होगा कि भारत को यूरेनियम की जरूरत क्यों है? बिजली बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है। आपको ये बता दें कि भारत सरकार ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन पूरी तरह शून्य या बंद कर देगा। इसका सीधा मतलब एक संतुलन बनाने से है। यूरेनियम से बिजली बनाने पर, कोयले से बिजली बनाने पर निर्भरता कम होगी। एक जानकारी आपको ये भी दे दें कि भारत इस वक्त 4 देशों से यूरेनियम खरीद रहा है। कजाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम सोर्स है। यहाँ से 40 से 50% यूरेनियम भारत खरीदता है। कनाडा से 20 से 30% यूरेनियम खरीदा जाता है। रूस से 10 से 15% यूरेनियम भारत खरीदता है। वहीं उज़्बेकिस्तान से भी करीब 10% यूरेनियम भारत खरीदता है। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान एक और तस्वीर ने सुर्खियां बटोरी। वो है भारतीयों से पीएम मोदी के संवाद की तस्वीरें। आज पीएम मोदी ने 30,000 भारतीयों को संबोधित किया। यहाँ भी क्रिकेट वाली भाषा में उन्होंने कहा कि 12 साल में तीसरी बार वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, मतलब हैट्रिक हो गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों में कैसे उन्होंने लिटिल इंडिया वाली बात भी कही, ये भी सुनिए। Prime Minister Modi, it is my honour मेलबर्न शहर एक दिन में ही 4 सीजन के दर्शन करा देता है, लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर से इसको और वाइब्रेंट बना दिया है। भारत जब मदद भेजता है तो पासपोर्ट का रंग नहीं देखता। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। आप ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अपने जोश से भरते रहिए, चौके छक्के मारते रहिए। आपकी सफलता में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सफलता है।
अब मॉनसून की सत्ता की बात करते हैं, जिसकी कुछ ही दिनों की बारिश में भारत के बड़े बड़े शहर घुलते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं और झील बनते जा रहे हैं। पहले मुंबई और अब दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने सरकारी मेकअप को धो दिया है। इसके बाद गाड़ियां गड्ढों में पार्क हो रही हैं, नालियां झील बन चुकी हैं, हाई राइज बिल्डिंग की पार्किंग स्विमिंग पूल बन चुकी है और सड़कों पर बोट चलाने की नौबत भी आ गई है। सत्ता में हमने आपको कल गुरुग्राम, जिसे लोग आजकल जलग्राम भी कह रहे हैं, उसके दर्शन करवाए थे। आज दिल्ली एनसीआर के दूसरे शहर गाजियाबाद और नोएडा का जलीय दर्शन आइए आपको कराते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये गाजियाबाद के वसुंधरा की है, जहां भारी बारिश के कारण सड़क पर खड़ी गाड़ी अचानक पाताल लोक में पार्क हो गई। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यहां बैरिकेडिंग कर दी गई। ये दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की है, जहां सड़कों पर स्विमिंग पूल बन गए हैं। स्थिति यह है कि लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो स्विमिंग कर लें या नाव चला लें। गाजियाबाद के विजयनगर में बारिश का पानी घर में घुसने से एक 3 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। इंदिरापुरम के पास ही NH24 पर भी खूब पानी जमा है। लोगों की गाड़ियों में पानी घुस रहा है, जबकि पैदल चलने वालों की कमर तक पानी है। गाजियाबाद और नोएडा के अलावा आज दिल्ली में भी पानी पानी वाली कुछ तस्वीरें आई हैं। दिल्ली के संगम विहार में कई जगह पर पानी भर गया, गाड़ियां डूबी हुई नजर आईं। जहांगीरपुरी में बसों के अंदर बारिश का पानी भर गया। हालांकि मिंटो रोड से अब तक पानी भरने की तस्वीरें नहीं आई हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में भारी बारिश के बीच 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मलबे में फंसे कई लोगों को राहत और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद कई जगह पर निरीक्षण करती दिखी। गुड़गांव के सेक्टर 37C के एम्पीरिया एस्फेरा सोसाइटी में एक फ्लैट का छज्जा अचानक सुबह सुबह गिर गया। आप देखेंगे ये वो फ्लैट है और ये छज्जा आप देख रहे हैं, ये अचानक सुबह पूरा ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, जिससे दूसरा जो नीचे फ्लैट है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। गनीमत इस बात की रही कि इसमें किसी को भी चोट नहीं लगी। दिल्ली और एनसीआर में ये जो मानसून गर्मी और उमस से राहत लेके आया, तो दूसरी तरफ लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब भी बना हुआ। आप देखेंगे हर सड़क इस वक्त दरिया के तौर पर तब्दील हो रही है धीरे धीरे। कहीं पर आधा फुट पानी भरा हुआ है, कहीं पर 1 फुट और कहीं पर उससे ज्यादा पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में पेड़ गिरने की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आई हैं। रोहिणी में भी एक मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के सेक्टर 13 के अंदर घर के सामने खड़ी एक गाड़ी और साथ ही एक बाइक सड़क धंसने से उसमें समा गई। इस वक्त हम ठीक मौके पर मौजूद हैं, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि करीब यहां पर 10 से 15 फुट सड़क धंस चुकी है। नीचे जो काम करने वाले मजदूर हैं वो काम करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये मेरे ठीक सामने आपको जो कार नजर आ रही है, ये वही गाड़ी है जो कि सड़क धंसने के बाद उसमें समा गई थी और अब इसे बाहर निकाल लिया गया है। सड़कों पर काफ़ी तादाद में पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जहां तक नज़र जाती है आपको सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। महर्षि दयानंद चौक इसे कहा जाता है और सड़क के चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, जिससे गुजरती हुई गाड़ियां आपको नज़र आएंगी। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि कैसे इस पानी से होकर गाड़ियां गुजरती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। आधे से ज़्यादा टायर जो है वो पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और पूरे यूपी के सबसे उभरते हुए शहर, जिसे यूपी सरकार अपना शो विंडो सिटी कहती है, उस नोएडा में कई जगह पर कमर तक पानी है। ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन के पास की है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। सरकार चाहे तो इस डूबे हुए इलाके को झील घोषित कर सकती है, क्योंकि पानी निकालने की व्यवस्था तो कारगर नहीं हो रही है। किसी हाई राइज बिल्डिंग से ली गई एक और तस्वीर देखिए, यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी के बीच इमारत बनाई गई है। ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 75 से आई है। यहाँ भी सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी था। ये नोएडा के प्रमुख रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों में से एक है।
इतना ही नहीं, कई हाई राइज इमारतों के बेसमेंट पार्किंग में पानी भर गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटियों के बेसमेंट की स्थिति ऐसी है कि वो कवर्ड स्विमिंग पूल जैसे दिखने लगे हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि हर बारिश में यही हाल होता है। नोएडा एक्सटेंशन में एक निर्माणाधीन मॉल के पास जमीन धंस गई। सड़क का एक हिस्सा ही पूरा का पूरा धंस गया। दिल्ली एनसीआर में थोड़ा आगे जाने पर अलीगढ़ और मेरठ में भी आज खूब बारिश हुई, जिसमें शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए। मेरठ के एक अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। अस्पताल के कर्मचारी वाइपर लेकर पानी निकालते दिखे। मथुरा वृंदावन में बारिश के बाद बांके बिहारी मंदिर के मुख्य रास्ते पर पानी भर गया। श्रद्धालु गंदे पानी को पार कर दर्शन करने को मजबूर हैं। यहाँ दुकानों में भी पानी घुस गया। यूपी के सहारनपुर में बारिश से नदियां उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव में बहे बाइक सवारों को स्थानीय लोगों ने बचाया। गुरुग्राम से आज पानी में डूबी सड़कों की तस्वीर तो नहीं आई, लेकिन भारी बारिश में एक हाई राइज इमारत की पूरी बालकनी ही गिर गई। राहत की बात यह रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। नहीं तो सोचिए, अगर बारिश के इस मौसम में उस बालकनी में कोई चाय और पकौड़ों का आनंद ले रहा होता तो उसका क्या होता। दिल्ली एनसीआर की 2 दिन की बारिश ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि जाम और खराब ड्रेनेज है। अगर समय पर नालों की सफाई हो, जल भराव ना हो और सड़कें इस तरह बनाई जाएं कि ट्रैफिक न थमे, तो पेट्रोल डीजल की बर्बादी भी कम होगी और लोगों के समय की बचत भी होगी। सोचिए, एक तरफ तो सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए डॉलर बचाना चाहती है, दूसरी तरफ जाम में हजारों लीटर पेट्रोल बेवजह जल जाता है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार केवल भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में जाम के कारण सालाना 1.4 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। CSIR CRRI की स्टडी के अनुमान के मुताबिक पूरे देश में भीड़भाड़ और जाम के चलते हर दिन लगभग 960 करोड़ का अतिरिक्त ईंधन जलता है, जो सालाना लगभग 3.5 लाख करोड़ बैठता है। जबकि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत सालाना 715.5 करोड़ लीटर कच्चा तेल और लगभग 43,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचा रहा है। IIM कोलकाता और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार केवल हाईवे के टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने से सालाना लगभग 250 करोड़ लीटर ईंधन बर्बाद होता है। अगर पूरे देश का हिसाब लगाने लगे तो हजारों करोड़ लीटर ईंधन की बर्बादी की पुष्टि हो जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत को इस वक्त ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एथेनॉल वाले पेट्रोल से ज्यादा खराब ट्रैफिक के मैनेजमेंट की जरूरत है। इससे काफी पैसा बचाया जा सकता है। घूंटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सत्ता के सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाजत।